Audio Jungle. 80 लाख। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1947 में आज़ादी और उस दर्दनाक विभाजन के ठीक बाद हमारे इस नए नवेले देश के सामने सबसे पहला और भयानक संकट यही था। 80 लाख शरणार्थियों का एक पूरा सैलाब पाकिस्तान से भारत की सीमाओं में दाखिल हो रहा था। इन सभी लोगों के लिए रातों रात घर, खाना और नौकरी का इंतजाम करना था। सच कहूं तो ये कोई रूटीन प्रशासनिक काम नहीं था, बल्कि ये इस नए देश के वजूद को बचाने की लड़ाई थी। और अगर 80 लाख का आंकड़ा आपको चौंका रहा है तो एक और नंबर सुनिए, 500। ऐसा नहीं था कि शरणार्थियों का संकट सुलझ गया था, बल्कि उसी वक्त एक और बहुत बड़ा खतरा सिर पर मंडरा रहा था। उस समय भारत के अंदर लगभग 500 छोटी बड़ी रियासतें थीं। यहाँ नवाबों और महाराजाओं का राज चलता था। अब सबसे बड़ा सिरदर्द यह था कि इन सभी को एक साथ लाकर नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए कैसे मनाया जाए। एक तरह से ये इस बिखरी हुई जमीन को एक अखंड देश में पिरोने का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल टेस्ट था। तो राष्ट्र निर्माण की ये रूपरेखा आखिर थी क्या? आज़ादी के बाद के भारत का नक्शा कैसे खींचा गया? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी कहानी में गहराई से उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपने इतिहास के सबसे उलझे हुए, सबसे मुश्किल स्टार्टअप फेज को हैंडल किया। वो कौन से सिस्टम और आइडियाज थे जिन्होंने आज के आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर उमड़ी इस भीड़ को देखिए। ये कोई आम भीड़ नहीं है, बल्कि ये 34.5 करोड़ लोगों की उम्मीदों का एक जीता जागता सबूत है। उस समय भारत की आबादी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह बटी हुई थी। अलग अलग जातियां, अलग धर्म, सैकड़ों भाषाएं और तरह तरह के पहनावे। उस वक्त असली चैलेंज ये नहीं था कि सिर्फ इन लोगों को तुरंत एक साथ लाया जाए, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस विशाल रंग बिरंगी आबादी के लिए लंबे समय तक चलने वाला विकास का एक पक्का रास्ता कैसे तैयार किया जाए। और यहीं से शुरू होता है राष्ट्र निर्माण का पहला और सबसे अहम चरण, संविधान का मसौदा तैयार करना, यानी समानता की नींव रखना। जाहिर है इस पूरे देश को एक साथ चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल की सख्त जरूरत थी। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच पूरे भारत और अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनकर आए लगभग 300 लोगों ने देश का राजनीतिक भविष्य तय करने का ये ऐतिहासिक जिम्मा उठाया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा। इसमें जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए वो सच में कमाल के थे। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब 21 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को तुरंत वोट देने का अधिकार मिल गया। आपको पता है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह अधिकार हासिल करने में दशकों के संघर्ष लग गए थे, लेकिन भारत ने इसे एक झटके में लागू कर दिया। साथ ही यह तय किया गया कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। छुआछूत जैसी कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म किया गया और सदियों से पिछड़े रहे वंचित वर्गों और आदिवासियों के लिए विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में वैसे तो कई दिग्गजों ने अपना पसीना बहाया, लेकिन जिस शख्सियत का सबसे बड़ा रोल रहा वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वे इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के शानदार विजन और मार्गदर्शन में इस विशाल दस्तावेज को एक ठोस रूप मिला। पर दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में देश के भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो काफी गंभीर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ कह रहे थे कि भारत अब एक विरोधाभासों के जीवन में कदम रखने जा रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति एक वोट वाला राजनीतिक सिस्टम लागू कर देने से वो गहरी सामाजिक और आर्थिक खाइयां अपने आप नहीं भर जाएंगी जो सदियों से इस समाज की जड़ों में बैठी हैं। देखा जाए तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम आज भी कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े मुद्दे पर, देश के नक्शे को फिर से खींचना, और वो सबसे बड़ी भाषाई चुनौती जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। कहानी कुछ यूं है कि 1920 के दशक में ही आज़ादी से बहुत पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि आज़ाद भारत में हर बड़े भाषाई समूह का अपना एक अलग प्रांत होगा। लेकिन जब 1947 में धर्म के नाम पर वो भयानक और खूनी विभाजन हुआ तो नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेता अंदर से डर गए थे। उन्हें लगा कि अब भाषा के नाम पर राज्यों को बांटना देश की बची खुची एकता को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए उन्होंने अपना वादा टाल दिया। पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। लोगों की भावनाएं एकदम उफान पर थीं।
तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए एक जाने-माने गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु ने अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 58 दिन, जी हाँ, 58 दिनों के लगातार अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। इसके बाद जो गुस्सा और विरोध प्रदर्शन भड़का वो इतना जबरदस्त था कि आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा और इस तरह 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश। जाहिर सी बात है, जब आंध्र बना तो बाकी भाषाई समुदायों ने भी अपने अलग राज्यों की आवाज बुलंद कर दी। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई और उसके बाद तो राष्ट्रीय मानचित्र को मानो एक नए सिरे से ही खींच दिया गया। आप देख सकते हैं कि पुरानी रियासतों और अंग्रेजों के बनाए प्रांतों का सिस्टम खत्म कर दिया गया। उनकी जगह असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु बोलने वालों के लिए नए अच्छी तरह से परिभाषित राज्य बनाए गए। आगे चलकर बंबई और पंजाब का भी इसी भाषा के आधार पर विभाजन हुआ। चलिए, राजनीति और नक्शे की बात तो हो गई, अब बात करते हैं तीसरे सबसे क्रिटिकल कदम की, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण और विकास की पूरी प्लानिंग। देश की बाउंड्रीज तो सेट हो गईं, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। इतने बड़े देश की लाखों करोड़ों की आबादी को गरीबी के दलदल से बाहर कैसे निकाला जाए? इसके लिए 1950 में योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन बनाया गया और हमने जो रास्ता चुना वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। सीधा सा मतलब ये था कि सब कुछ न तो सिर्फ सरकार करेगी और ना ही सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के भरोसे छोड़ा जाएगा। दोनों को मिलकर काम करना था। कौन से उद्योग सरकार चलाएगी और कौन से बाजार के हवाले होंगे, ये तय करने का पूरा जिम्मा योजना आयोग के कंधों पर था। इस विजन को 1956 की दूसरी पंचवर्षीय योजना ने बिल्कुल साफ कर दिया। अब सारा फोकस भारी उद्योगों जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स और विशाल बांधों के निर्माण पर शिफ्ट हो गया था और ये सब पूरी तरह से राज्य के यानी सरकार के कंट्रोल में थे। नेहरू जी का मानना था कि ये नई परियोजनाएं ही आधुनिक भारत के मंदिर हैं जो देश को एक नई तकनीकी और औद्योगिक छलांग लगाने में मदद करेंगी। पर ठहरिए, ऐसा नहीं था कि हर कोई इन चिमनियों के धुएं और कंक्रीट के जंगलों से खुश था। विकास की इस अंधी दौड़ के बीच कुछ अलग आवाजें भी थीं। 1949 में ही महात्मा गांधी की करीबी अनुयायी मीरा बहन ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दे दी थी। उनका कहना था कि विज्ञान और मशीनरी से हमें कुछ समय के लिए तो बम्पर फायदा दिख सकता है, लेकिन प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करने का अंजाम आखिरकार विनाशी होगा। आज जब हम चारों तरफ जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का कहर देखते हैं तो सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनकी वो चेतावनी कितनी सटीक और दूरदर्शी थी। अब देश के अंदर से निकलकर जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। हमारा चौथा अध्याय है विदेश नीति का निर्माण, दुनिया के सामने एक तीसरा रास्ता। जब भारत को आज़ादी मिली तब बाहर की दुनिया कोई बहुत शांत नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ही रहा था और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की टेंशन शुरू हो चुकी थी। इस भयंकर तनाव वाले माहौल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे विदेश मंत्री भी थे, भारत के लिए एक बिल्कुल स्वतंत्र और अलग रास्ता चुना। कृष्ण मेनन के साथ मिलकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इस नीति को मजबूती से रखा। इस नई नीति का नाम था गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट। यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। गुट निरपेक्षता का मतलब कछुए की तरह अपने खोल में छिप जाना या दुनिया से कट जाना नहीं था। ये कोई अलगाववाद नहीं था। इसका सीधा सा मतलब था कि हम दोनों में से किसी भी महाशक्ति के सैन्य गुट या गैंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम दुनिया के मामलों से मुंह भी नहीं मोड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर युद्धों को रोकने के लिए एक मानवीय और नैतिक मध्यस्थता के रूप में एक्टिव भूमिका निभाएंगे। कूटनीति के मैदान में ये एक बिल्कुल ही नया और साहसी तीसरा रास्ता था। तो इन तमाम संघर्षों, नीतियों और फैसलों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए आज़ादी के 60 साल बाद के उस दौर में चलते हैं और करते हैं एक ईमानदार मूल्यांकन। आज अगर हम देखें तो आधुनिक भारत की दो अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ हमारी शानदार उपलब्धियां हैं। तमाम विदेशी विश्लेषकों की भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं। भारत आज भी एक अखंड राष्ट्र है, एक जिंदा दिल लोकतंत्र है, जहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रेस काम कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गंभीर चुनौतियां आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव की खबरें आज भी आती हैं, धार्मिक टकराव की घटनाएं होती हैं और सबसे चुभने वाली बात, आर्थिक तरक्की का फायदा सबको बराबर नहीं मिला है। अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी हो गई है।
और ये बात हमें सीधा घुमाकर वापस ले जाती है डॉक्टर अंबेडकर की उसी चेतावनी पर जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी, विरोधाभासों का जीवन। कागजों पर हमारे संविधान में राजनीतिक रूप से हम सब एक समान हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक हकीकत यह है कि आज भी कुछ लोगों के पास दूसरों से कहीं ज्यादा पावर और पैसा है। हमारा गणतंत्र फेल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या इसे 100% सफल कहा जा सकता है? शायद नहीं। तो हमारा ये सफर यहीं आकर एक बड़े सवाल पर रुकता है। इन सभी बातों, संविधान के उन सुनहरे वादों, भाषाओं के लिए हुए संघर्षों और आर्थिक योजनाओं के इन मिले जुले नतीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या भारतीय गणराज्य ने अपने उन शुरुआती आदर्शों को हासिल कर लिया है जिनके सपने 1947 में देखे गए थे? या फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग की असली मंजिल अभी भी कुछ दूर है? एक पल के लिए इस बारे में सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।